महाकुंभ 2025 का भव्य आगाज हो चुका है और मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान भी हो चुका है। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं जो महाकुंभ विजिट करने के बाद बनारस जाके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी न होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जो लोग महाकुंभ आने के बाद, महाकुंभ विजिट करने के बाद बनारस की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए कैसे आप प्रयागराज महाकुंभ के साथ साथ में वाराणसी की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक साथ प्रयागराज और बनारस विजिट करते हैं तो इसमें कितने दिन की ट्रिप आपको प्लान करनी है, आपको महाकुंभ में स्नान करने के बाद कैसे बनारस तक जाना है, बनारस में रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, कितने दिन का स्टे आपको बनारस में बनाना है, कितने दिन का स्टे आपको प्रयागराज में बनाना है। तो ये सारी जानकारी, सारी चीजें आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको प्रयागराज महाकुंभ कैसे आना है। तो सबसे अच्छा तरीका है बाय ट्रेन। आपको महाकुंभ 2025 बाय ट्रेन ही आना चाहिए, क्योंकि सबसे सही तरीका होने वाला है। महाकुंभ आने वाले लोगों के लिए मुख्य रूप से प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशनों से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से है प्रयागराज जंक्शन, जिसे कि पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, दूसरा है सुबेदारगंज जंक्शन, तीसरा है नैनी जंक्शन, चौथा छिवकी जंक्शन, पांचवा रामबाग जंक्शन, फिर झूसी जंक्शन, फाफा मऊ, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम। यहाँ पे 3 रेलवे स्टेशन के बीच में कंफ्यूजन बहुत होता है। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ प्रयागराज जंक्शन अलग रेलवे स्टेशन है, प्रयाग संगम अलग रेलवे स्टेशन है और प्रयाग जंक्शन अलग रेलवे स्टेशन है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और अगर आप अमृत स्नान वाले दिन आएंगे लखनऊ की तरफ से जो ट्रेनें जाती हैं, तो वहां पे आपको प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बंद मिलेगा, आपको प्रयाग जंक्शन पे ही उतरना पड़ेगा। ये सिर्फ जो लोग शाही स्नान पे, अमृत स्नान जिसे बोलते हैं, उस दिन जो लोग आएंगे तो उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर वहां से उनको पैदल ही जाना पड़ेगा त्रिवेणी संगम घाट तक के लिए, अगर आप अमृत स्नान के एक दिन पहले आते हैं तो, या फिर अमृत स्नान वाले दिन आते हैं तो। बाकी आपको कहीं कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत आराम से आइए। रेलवे स्टेशन पे आप उतरेंगे, उतरने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, जिस किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हैं, वहां से आपको ई रिक्शे की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी त्रिवेणी संगम तक के लिए या फिर मेला क्षेत्र से पहले तक के लिए। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। परेशान उस केस में लोग हो रहे हैं जो शाही स्नान पे पहुंच रहे हैं, जो लोग अमृत स्नान पे पहुंच रहे हैं। उस दिन करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो वहां का जो चीजें हैं उनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट हर तरफ से 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ई रिक्शा हर तरफ से पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर देती है। तो फिर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा त्रिवेणी घाट संगम तक। ये सिर्फ लागू होता है शाही स्नान वाले दिन। और अगर आप शाही स्नान वाले दिन ही पहुंचेंगे और उसी दिन आप बनारस जाना चाहेंगे तो फिर आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो शाही स्नान वाले दिन अगर आप आते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, तो फिर आपको उस दिन नहीं जाना है बनारस के लिए, आपको जाना है दूसरे दिन। तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज आप पहुंचिए। पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जाना है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम पे जाके आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको जाना है सबसे पहले अखाड़ा क्षेत्र विजिट करने के लिए, क्योंकि महाकुंभ आने के बाद सबसे पहले साधु संतों के आपको दर्शन करने। बाकी सारी चीजें आप कभी भी आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है आप त्रिवेणी घाट संगम पहुंचिए, वहां पे स्नान करिए और उसके बाद आप निकल जाइए अखाड़ा क्षेत्र में। ये नॉर्मल दिनों की बात है। और अगर आप अमृत स्नान पे आएंगे तो भाई भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इस कारण सिर्फ आप स्नान ही स्नान कर पाएंगे, इसके अलावा आप कहीं जा नहीं पाएंगे। जा पाएंगे तो सिर्फ त्रिवेणी घाट संगम से अखाड़ा क्षेत्र ही जा पाएंगे, बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको वहां पे एक नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले बात कर लेते हैं आपको प्रयागराज में रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो प्रयागराज में आप जिस किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, वहां से निकलने के बाद त्रिवेणी संगम तक आपको बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है आप इन्हीं गेस्ट हाउस, होटल या धर्मशाला में रूम ले लें। यहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रुकने की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अगर आप नॉर्मल के दिनों में आएंगे, शाही स्नान पे अगर आप आते हैं तो भाई 4 से 5000 रुपए तक भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है। और बहुत से लोग टेंट सिटी में रुकना चाहते हैं भाई, तो मैं आपको बता दूं टेंट सिटी में आपको रूम मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर आप अमृत स्नान पे आएंगे। नॉर्मल के दिनों में आप आएंगे तो आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में टेंट सिटी में भी डोरमेट्री टाइप में जो बेड होते हैं उनकी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप पूरा टेंट बुक करेंगे तो भाई 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए के आसपास आपको टेंट की बुकिंग करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। शाही स्नान पे तो भाई ना के बराबर ही आपको टेंट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कैसी हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वहां पे जन आश्रय केंद्र देखने को मिलते हैं। जन आश्रय केंद्र में आपको एक फोल्डिंग का पलंग पड़ा हुआ है, कम्बल आपको दिया जाएगा, गद्दा दिया जाएगा। तो इन्हीं पे आपको नाइट स्टे करने दिया जाता है। यहाँ पे आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड दिखा के आप यहाँ पे रुक सकते हैं। नॉर्मल के दिनों में आपको आराम से रुकने को मिलेगा, भीड़ कम होती है नॉर्मल के दिनों में, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी वीडियो आपने देखी, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। वो भीड़ सिर्फ अमृत स्नान, जिससे शाही स्नान पहले कहते थे, उस समय भीड़ होती। एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आपको भयंकर भीड़ देखने को मिलेगी, उस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रैन बसेरे बने हैं, तो आप बहुत आराम से इनमें रुक सकते हैं, आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये तो बात होगी आपको रुकना कैसे और कैसे आना। बात करते हैं कि आपको प्रयागराज में कहाँ पे जाके विजिट करना है। तो सबसे पहले आप त्रिवेणी संगम जाएंगे। त्रिवेणी संगम विजिट करने के बाद आप जाइए अखाड़ा क्षेत्र। अखाड़ा क्षेत्र से विजिट करने के बाद आप आ जाइए
जाइए लेटे हनुमान जी मंदिर। लेटे हनुमान जी मंदिर जो कि त्रिवेणी संगम से पहले ही किला के जस्ट बगल में बना हुआ, यहाँ जाके आप हनुमान जी के दर्शन करिए। यहाँ पे बहुत ही भव्य दर्शन आपको होंगे। उसके बाद आपको जाना है अच्छेवट मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आप अच्छेवट जाइए, वहाँ पे अच्छेवट दर्शन करिए। उसके बाद वहीं पे पातालपुरी मंदिर बना है, पातालपुरी मंदिर आप विजिट करिए। उसके बाद आप वापस आ जाइए तो लेटे हनुमान मंदिर से पहले पड़ता है मंडपम मंदिर, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप विजिट कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है नागवासुकी टेम्पल। नागवासुकी टेम्पल सेक्टर 6 से ठीक सामने पड़ता है और दारागंज वाला जो रोड है उसी से गंगा नदी के किनारे किनारे आप पहुंच जाएंगे नागवासुकी टेम्पल। और जो लोग लखनऊ की तरफ से आएंगे, प्रयाग जंक्शन उतरेंगे तो नागवासुकी मंदिर के ठीक सामने से होते हुए ही वो लोग त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे। और बाकी जो लोग आएंगे झूसी साइड से तो अखाड़ा क्षेत्र क्रॉस करेंगे। अखाड़ा क्षेत्र क्रॉस करने के बाद वो लोग त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे। फिर वो पूरा विजिट करने के बाद तब वो नागवासुकी टेम्पल पहुंचेंगे। तो ये नॉर्मल के दिनों में आप जब आएंगे तो एक दिन में सारी चीजें एक्सप्लोर हो जाएंगी। फिर आपको अपना नाइट स्टे कर लेना है। दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठना है और सबसे पहले चले जाना है अलोप शंकरी देवी में दर्शन करने के लिए। अलोप शंकरी देवी माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आप जाके अलोप शंकरी मंदिर में दर्शन करिए। उसके बाद आप जा सकते हैं भरद्वाज मुनि आश्रम। भरद्वाज मुनि आश्रम भी रामायण काल से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही भव्य कॉरिडोर बन के यहाँ पे तैयार हो गया। तो आप चले जाइए भरद्वाज मुनि आश्रम में दर्शन करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, समय है आपके पास, तो फिर आप जा सकते हैं महादेवा पार्क, जो कि आपने बहुत सारी रीलों में देखा होगा। तो आप महादेवा पार्क जाके भी विजिट कर सकते हैं। ये आपको यमुना नदी के उस पार पड़ेगा, जहाँ पे अरेल घाट बना हुआ, अरेल रोड पे ही ये पड़ता है। तो यहाँ तक जाने के लिए या तो आप नैनी का जो पुल बना है, नया वाला जो यमुना नदी पे पुल बना है, तो आप उससे जा सकते हैं, या फिर नाव से भी आम दिनों में आप उस पार चले जाएंगे। अगर आप शाही स्नान पे हैं तो फिर आप वहां तक नहीं जा पाएंगे, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई मंदिर बने हैं, तो वहां जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। और दूसरे दिन ये सारी चीजें विजिट करने के बाद आपको निकल जाना है बनारस के लिए। अब बात करते हैं आपको प्रयागराज संगम से, प्रयागराज से बनारस कैसे जाना है, वाराणसी कैसे जाना है। तो सबसे अच्छा तरीका है बाय ट्रेन। अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो झूसी से आपको ट्रेन मिलती है, प्रयागराज संगम से आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, प्रयागराज जंक्शन से आपको ट्रेन मिल जाएगी और प्रयाग जंक्शन से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। और इसके अलावा रामबाग से भी भाई ट्रेन जाती है। सभी ट्रेनों का समय अलग अलग है, ये आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से सारी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। और कुंभ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है, जिसमें आपको 30 से 40 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और आराम से आप 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे बनारस। और अगर आप शाही स्नान वाले दिन आए, अमृत स्नान वाले दिन आए, तो आप पहुंच तो जाएंगे, लेकिन ट्रेन के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा और भीड़ भी बहुत भयंकर तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप भीड़ में रुककर जाना चाहते हैं, भीड़ मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप शाही स्नान वाले दिन भी अगर सुबह सुबह पहुंचे, स्नान करिए, अखाड़ा क्षेत्र विजिट करिए और जो लेटे हनुमान मंदिर है वो बंद ही रहेगा, तो वापस आइए आप स्टेशन पे वेट करिए और बाई ट्रेन आप बनारस जा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका, अगर आप बनारस की ट्रिप, अयोध्या की ट्रिप, प्रयागराज की ट्रिप, ये सब चीजें कंबाइन करके बना रहे, तो फिर आप शाही स्नान पे, अमृत स्नान पे ना, नहीं तो आप परेशान होंगे और आपकी ट्रिप खराब हो जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे बनारस कैसे जाना। तो बाई ट्रेन आप बनारस बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो प्रयागराज में ही सिविल लाइन से आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी बहुत आराम से। इसके अलावा झूसी साइड से भी आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो आप बाई बस भी बहुत आराम से बनारस पहुंच सकते हैं। तो अब तो ये बात होगी बनारस कैसे पहुंचेंगे। बात करते हैं बनारस पहुंचने के बाद आपको बनारस कैसे एक्सप्लोर करना है, कहाँ पे रुकना है। तो बनारस पहुंचने के बाद सभी भक्त सबसे पहले जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही आप बनारस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, वाराणसी जंक्शन से बाहर निकलेंगे या फिर बनारस कैंट वहां पे स्टेशन बना हुआ, तीनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले से आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस, धर्मशाला, ये सब देखने को मिल जाएंगे ऑन रोड। तो आपको ऑन रोड स्टे नहीं करना है। इन सभी रास्तों पे अंदर छोटी छोटी गलियों में बहुत सारे होटल, बहुत सारे धर्मशाला, बहुत सारे होम स्टे बने हुए, जहाँ पे आपको बजट में रूम मिल जाएगा। मतलब 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए में आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। आप कचौड़ी गली में जाकर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाके नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आप भाई बड़ा इस होटल लेना चाहते हैं, हाई फाई पैसा आप खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप कहीं भी गदौलिया चौराहा के आसपास आप पहुंच जाइए। आपने बहुत नाम सुना होगा, तो यहाँ पे भी आप अपने लिए होटल ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे VIP होटल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप एक नाइट का स्टे प्रयागराज में करेंगे। दूसरे दिन पूरा प्रयागराज विजिट करने के बाद शाम तक पहुंचेंगे वाराणसी। वाराणसी पहुंचने के बाद आप आराम से वहाँ पे रेस्ट करिए, रूम लीजिए, खाना पीना खाइए और सो जाइए। खाने के लिए भाई बनारस मशहूर है, यहाँ पे आपको तरह तरह की वैरायटी के व्यंजन देखने को मिल जाते हैं, तो आराम से आप खा पी के सो जाइए। फिर आपको तीसरे दिन सुबह सुबह उठना है और जाना है सबसे पहले गंगा नदी में स्नान करने। गंगा नदी में स्नान करने के लिए सबसे जो बड़ा घाट है वो दशाश्वमेध घाट कहा जाता है बनारस का, जहाँ की आरती भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप वहाँ जाइए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए वहाँ पे तीनों तरफ से गेट बने हुए हैं। तो जिस गेट पे भीड़ कम हो भाई, आप उस गेट से लाइन लगिए और जाके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करिए। और अगर आपके साथ एक्स्ट्रा लगेज वगैरह है, तो अगर आप गंगा नदी के सामने से जो कॉरिडोर बना हुआ है उससे आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको लॉकर रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप फोन वगैरह अपना रख सकते हैं, फिर जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और
अगर आप बहुत जल्दी में दर्शन करना चाहते हैं तो भाई वहाँ पे VIP दर्शन भी कराए जाते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा। 300 रुपए का टोकन लेने के बाद आपको 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे नॉर्मल के दिनों में। और अगर आप शाही स्नान के बाद गए तो भाई बहुत सारे लोग बनारस पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे भी 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। तो सबसे पहले आप काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करिए और यही दर्शन करने के बाद जस्ट बगल में बना हुआ है अन्नपूर्णा मैया का मंदिर, तो आप जाके अन्नपूर्णा मैया मंदिर में दर्शन करिए। अन्नपूर्णा मंदिर में सुबह सुबह आपको नाश्ते में इडली डोसा सांभर बड़ा मतलब सुबह सुबह वहाँ पे लंगर चलता है, प्रसाद बंटता रहता है, तो आपको आराम से प्रसाद यहाँ पे ग्रहण करना है और उसके बाद आ जाना है बाहर। और इतने में आपका समय 10 से 11-12 बज जाएगा। उसके बाद आप निकल जाइए पूरा बनारस एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें आप सबसे पहले जा सकते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। उसके बाद आप जा सकते हैं मानस मंदिर में दर्शन करने के लिए, हनुमान जी का काफी प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा वाराणसी में कई सारे घाट बने हुए हैं तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। दशाश्वमेध घाट जैसे मैंने पहले बताया। इसके अलावा आपको जाना है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट आपने बहुत सुना होगा, तो यहाँ पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें, आपके पास समय है, तो आप सारनाथ जाके भी विजिट कर सकते हैं, जो बनारस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और ये बौद्ध स्थली के रूप में जाना जाता है। पे आपको बौद्ध की धर्म की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो BHU जा सकते हैं, जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यहाँ पे भी आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर कर लेना है। इसके अलावा खाने पीने में आपको वहाँ पे बहुत तरह तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, तो आपकी फेमस कचौड़ी खा सकते हैं, वहाँ का मलाइयो विजिट कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलने वाली हैं पूरे बनारस में। तो शाम तक आपका पूरा बनारस एक्सप्लोर हो जाता है एक दिन में बनारस आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय अगर आप चाहें नाइट स्टे करना चाहते हैं तो एक दिन का और नाइट स्टे करिए बनारस में। अगर आपकी रात की ट्रेन है 10 बजे 11 बजे तो आप वापसी भी कर सकते हैं। और शाम के समय आपको दशाश्वमेध घाट पे जो भव्य आरती होती है वो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये आरती आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी इसमें जो आपने कभी भी नहीं देखी, कहीं भी नहीं। सबसे भव्य आरती आपको दशाश्वमेध घाट पे ही देखने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप एक साथ प्रयागराज, महाकुंभ और बनारस बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं खर्च कितना आएगा। तो अगर आपको प्रयागराज में रुकने की व्यवस्थाएं हो जाती हैं 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में, तो टोटल ट्रिप में आपका 4 से 5000 रुपए का खर्च आने वाला है एक साथ प्रयागराज और बनारस विजिट करने के बाद। और वापसी के लिए मैंने बताया अगर आप 10 बजे की ट्रेन की वापसी तो भाई और आपका 1000 से 1500 रुपए नाइट स्टे का बच जाएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट डे सुबह सुबह अपने घर के लिए वापसी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट करिएगा। और अगर आप महाकुंभ 2025 आ रहे हैं, आपका कोई सवाल है, आप बनारस आते हैं, आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा, तुरंत इसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हर हर महादेव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.